क्षमा महाराज, पर जैसी कन्या आप ढूंढ रहे हैं, लाख कोशिश करने पर भी मैं नहीं ढूंढ पाया। हमें कुछ नहीं मालूम पंडित जी। हमें जैसी कन्या अपने राजकुमार के लिए चाहिए, वैसी ही कन्या आपको ढूंढ कर लानी होगी। पर महारानी, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। आप पूरा देश घूमिए, गांव-गांव जाइए और ढूंढिए ऐसी कन्या जिसका नाम र से शुरू होता है और उसके माथे पर चंद्रदेव की निशानी हो। वही कन्या हमारे राजवंश का भाग्य बदलेगी और बदले में आपको वो रकम मिलेगी जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। समझ गए ना? जी जी महारानी जी। पंडित आज्ञा लेकर वहां से चला गया और वाकई पूरा देश खंगाल मारा। फिर पूरे 1 महीने बाद पंडित वापस राजमहल आया। महाराज की जय हो, महारानी प्रसन्न रहे। क्या हुआ पंडित, मिली कोई कन्या? ऐसी खबर लाया हूँ कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे। ये देखिए, इस कन्या का नाम है रश्मि और इस पर साक्षात चंद्रदेव का आशीर्वाद है। इसके माथे को गौर से देखिए, अर्ध चंद्र का निशान है महारानी। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। यही है वो कन्या जो हमारे राजवंश का भाग्य बदल देगी। एक काम करो पंडित, अब तुम ही राजकुमार आदित्य का रिश्ता लेकर इसके घर जाओ और कन्या और उसके परिवार को यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा महारानी। लेकिन महारानी, वो मेरा काफी खर्चा हो गया है, तो अगर कुछ पहले काम तो पूरा करवाइए पंडित जी। शादी होने के बाद आपको ऐसी रकम दूंगी जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी और शादी करने का अलग से इनाम भी दूंगी। जैसी आपकी इच्छा महारानी जी। इसके बाद फौरन पंडित दूसरे शहर में रश्मि के घर पहुंच गए और फिर अरे बहन जी, भाग खुल गए आपके और आपकी बिटिया के। ऐसा रिश्ता लाया हूँ मैं। क्या तो ऐसे रहे पंडित जी जैसे किसी राजकुमार का रिश्ता लाए हैं किसी राजमहल से। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बहन जी। वो रजवाड़े हैं, महाराज विक्रमादित्य और महारानी देवयानी के बेटे राजकुमार आदित्य का रिश्ता लाया हूँ। सच में? पर इतने शाही और अमीर परिवार ने हमारी बिटिया को ही क्यों चुना पंडित जी? फिर पंडित ने रश्मि की माँ सरला को सारी बात बता दी, जिसके बाद अब समझी बहन जी, र से रश्मि और उसके माथे पर अर्ध चंद्र का निशान भी है। अरे वो तो रश्मि बचपन में गिर गई थी तो चूल्हे के पास पड़ी खड़ी फुकनी लग गई थी इसके माथे पर। हाँ तो क्या हुआ, ये बात तो आपको पता है ना। राजा रानी को तो मैंने ये बताया है कि रश्मि पर चंद्रदेव की कृपा है। पर उन्हें कभी पता चल गया तो? अरे छोड़िए ना सरला बहन, इतना तो चलता है। सोचिए, आपकी बेटी राजघराने की बहू बन जाए, उसके बाद कोई क्या ही कर लेगा। पर पंडित जी ये तो गलत बात है ना। तू चुप कर, कोई गलत बात नहीं है, पंडित जी सही कह रहे हैं। पर माँ, मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे तो एक सीधा साधा सच्चा और प्यार करने वाला लड़का चाहिए, फिर चाहे उसके पास साइकिल ही क्यों ना हो। लो सुन लो, अरे 8 घोड़े वाला रथ है उनके पास। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वहां 8 घोड़े, और ये साइकिल की बात कर रही है बुद्धू कहीं की। और क्या, अब तो मेरी बेटी इतनी अमीर हो जाएगी कि जब मैं चाहूँ 5-10 लाख रुपए तो ऐसी दे देगी मुझे एक झटके में। कुछ दिन बाद आदित्य और रश्मि की शादी हो जाती। आदित्य भी फेरों के बाद रश्मि को लेकर वहाँ से चला जाता है। महारानी, अब तो शादी भी संपन्न हो गई। अब मुझे मेरी वो रकम दे दीजिए जिसकी मैंने आपसे उम्मीद भी ना की हो। हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए पूरे 170 रुपए। 120 रुपए आपका रिश्ता बताने के लिए और 50 रुपए शादी कराने के। कहा था ना कि ऐसी रकम दूंगी कि आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे। हट, फटीचर कहीं के। पंडित, तमीज से बात करो हमारी महारानी से। अबे तू चुप रह, वरना चप्पल मार मार कर तेरी चांद गंजी कर दूंगा, समझा? उधर आदित्य रश्मि को पूरा महल दिखाने लगा जो कि काफी बड़ा था। घूमते घूमते काफी देर हो गई और फिर आदित्य रश्मि के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी रश्मि को घोड़ों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि किसी खास कक्ष तक जाने के लिए 8 घोड़ों का रथ तैयार होगा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते महल खत्म हो गया और सामने 2 कमरे नजर आए जिनके पास 8 घोड़े बंधे हुए थे। रश्मि ने देखा कि देवयानी उनकी गंदगी उठा रही है। ये देखकर रश्मि वहीं बेहोश हो गई। फिर कुछ देर बाद पिताजी, रश्मि को होश आ गया। महारानी, बहुरानी के लिए पानी लेकर आओ। देवयानी जिस लोटे में पानी लेकर आती है वो लोटा पिचका हुआ था और उसमें से पानी भी टपक रहा था। वो घोड़े ने पैर रख दिया था ना इस पर, लेकिन लोटा धुला हुआ है कसम से। महाराज विक्रमादित्य, महारानी देवयानी, राजकुमार आदित्य, ऊपर से महल पर नीचे से फटीचर ससुराल। हे भगवान, वाह क्या किस्मत है मेरी। हमारा मजाक मत बनाओ, हमारी मजबूरी सुनोगी तो तुम भी रोने लगोगी।
अच्छा बताओ तो क्या मजबूरी है आप सबकी? हम लोग सच में रजवाड़े हैं। वो तो बस चंदन की वजह से हमारा ये हाल है। चंदन? कौन चंदन? बड़ी पुरानी कहानी है। हम इसी राजमहल में शान से रहते थे। हमारे पास भी नौकर चाकर थे, सैनिक थे। हमारे पास भी प्रजा से कर की राशि आती थी। ये नकली गहनों की जगह असली गहने हुआ करते थे। लेकिन फिर एक दिन महल के एक नौकर चंदन का मन डोल गया और उसने मेरे गहने चुराने की कोशिश की। लेकिन महाराज ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और उन्होंने अपनी शाही तलवार निकाल ली। फिर क्या हुआ? फिर उस चंदन के बच्चे ने महाराज से तलवार छीन ली और पिताजी को बहुत मारा। मुंह से खून निकाल दिया मार मार के। पिताजी ने भागने की बहुत कोशिश की और इसी भागम भाग में चंदन तलवार पर गिरा और मर गया। बस उसी दिन से वो भूत बनकर इस महल में भटकता है। वो हमें अपनी मौत का कारण मानता है। पता है, रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं महल में। इसीलिए हमें महल छोड़कर यहाँ इस तबेले में रहना पड़ रहा है। उसने हमारे महल पर कब्जा कर लिया और हमने उसके घर पर। मतलब? पर ये घोड़े? ये तो आदित्य का अस्तबल है। सुबह सुबह इनके मालिक आएंगे और अपने अपने घोड़ा गाड़ियों को इन्हें लगाकर ईंट भट्टे से ईंटें ढोएंगे। वो सब पूरे 8,000 रुपए देते हैं हमारे आदित्य को। पर अब तुम आ गई हो ना, तो तुम हमारा भाग्य बदल दोगी। मथुरा वाले पंडित जी ने यही कहा था। रश्मि ने अपने ससुराल की हालत देखकर अपना माथा पीट लिया। लेकिन अब उसे सबसे ज्यादा तरस अपनी माँ सरला पर आ रहा था। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी और रात में रश्मि बाथरूम जाने के लिए उठी। हे भगवान, क्या करूं? इस तबेले में तो कोई बाथरूम भी नहीं है। खुले में जाना पड़ता है और बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, महल में चली जाती हूँ। वहाँ तो जरूर बाथरूम होगा, लेकिन वहाँ तो चंदन की आत्मा होगी ना। अरे रश्मि, क्या बोले जा रही है? भूत वूत कुछ नहीं होता। चल चल, जो होगा देखा जाएगा। बड़ी हिम्मत करके रश्मि महल के बाथरूम तक पहुंची। लेकिन तभी उसे चंदन की डरावनी हंसी सुनाई दी और भागने की आवाज आई। भागते चंदन का पैर कांच पर पड़ा और वो जोर जोर से चीखने लगा। ये सुनकर रश्मि हैरान थी। फिर अगले ही पल उसकी हंसी छूट गई। उसने झट से वहाँ लटक रही बल्ब की तार चंदन के कानों में लगा दी और करंट खाकर चंदन बेहोश हो गया। अगली सुबह चंदन कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके आसपास विक्रमादित्य का पूरा परिवार खड़ा होकर उसे घूर रहा था। माफ कर दो महाराज, गलती हो गई। अबे, तू जिंदा है और तुझे भूत मानकर हम यहाँ अमीर से फकीर बने घूम रहे हैं। नाज पिटे, तेरी वजह से महाराज पिछले 2 साल से एक ही लुंगी में घूम रहे हैं। पर तूने ऐसा किया क्यों? महारानी, मैं उस दिन मरा नहीं था। उस दिन मेरे पैर से टकराकर लाल चटनी फैल गई थी, जिसे मेरा खून समझकर आपको लगा कि मैं मर गया हूँ और आप सब भाग गए। मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाऊं। आप यहाँ रहने लगे और मैं उधर महल में आराम से रहने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर आपकी ये बहू आ गई। शाबाश बहू, देखा, मथुरा वाले पंडित जी ने सही कहा था कि हमारी बहू हमारा भाग्य बदल देगी। जीती रहो।